अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज मैं तुम्हें एक ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ एक सॉफ्टवेयर हाउस की, जिसका नाम था टेक्नो स्पार्क। ये लोग बहुत मेहनत करके नए नए प्रोग्राम्स और गेम्स बनाते थे। उनके पास कोई सोना या हीरा नहीं था, लेकिन उनका असली खजाना था उनके आइडियाज़, सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिमाग का जादू। वो कानूनी राइट्स जो किसी भी पर्सन या कंपनी को मिलते हैं अपने बनाए हुए काम जैसे सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन, नाम, इन्वेंशंस वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये राइट्स किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स होते हैं। इन्हीं की वजह से वो अपना काम यूज़ करते हैं, मार्केट में बेचते हैं और डेवलप करते हैं। क्या क्या आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में? आईपीआर्स में बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, डिज़ाइंस, कॉपीराइट। ये सब चीज़ें कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब अगर तुमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसका कोड, यूज़र मैनुअल, मल्टीमीडिया पैकेज और वेबसाइट सब कुछ इस प्रोटेक्शन में आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पॉइंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, उससे जुड़ी हर डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन चीज़ को भी प्रोटेक्ट करती है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब है ऐसी इन्फो जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं होती, जैसे किसी नए सॉफ्टवेयर का आइडिया, सीक्रेट एल्गोरिदम, ट्रेड सीक्रेट। ये इन्फो सिर्फ तभी प्रोटेक्ट होती है जब ये वाकई कॉन्फिडेंशियल हो, ऐसी सिचुएशन में शेयर की गई हो जहां सीक्रेसी जरूरी हो, उसे बिना परमिशन के यूज करने का खतरा हो। इम्पॉर्टेंट, अगर इन्फो पब्लिक हो जाए तो उसे कोई भी यूज कर सकता है, अनलेस उस पे कोई कॉपीराइट या पेटेंट हो। पेटेंट एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जो किसी नए इन्वेंशन पे तुम्हें कुछ टाइम के लिए एक्सक्लूसिव राइट देती है। मतलब तुम्हारा इन्वेंशन तुम्हारा रहेगा, कोई और उसे बिना तुम्हारी परमिशन के ना बना सकता है ना बेच सकता है। पेटेंट सिर्फ तब मिलता है अगर इन्वेंशन नया हो, कुछ नया आइडिया हो, इन्वेंटिव स्टेप, उसे इंडस्ट्री में यूज किया जा सके, वो किसी बैंड कैटेगरी में ना हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नोट। कंप्यूटर प्रोग्राम तभी पेटेंटेबल होता है जब उसका टेक्निकल इफेक्ट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटरैक्शन से ज्यादा हो। ट्रेडमार्क, नाम और पहचान की प्रोटेक्शन। ट्रेडमार्क का मतलब है वो नाम या लोगो जिसके जरिए तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में पहचाना जाता है। जैसे एप्पल का लोगो, एप्पल, नाइकी का टिक। अगर किसी ने तुम्हारा नाम कॉपी कर लिया तो ट्रेडमार्क हेल्प करता है उसे रोकने में। डिजाइन्स, चीजों की सूरत की हिफाजत। अगर तुमने किसी प्रोडक्ट का खास लुक या डिज़ाइन बनाया है, जैसे मोबाइल का शेप, आइकन का डिज़ाइन, तो उसे डिज़ाइन रजिस्ट्री में रजिस्टर करके प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कॉपीराइट, लिखी हुई चीज़ों का हक। कॉपीराइट एक एक्सक्लूसिव लीगल राइट होता है जो तुम्हें कंट्रोल देता है कि तुम्हारा काम कैसे यूज़ होगा। ये काम हो सकता है मैनुअल, कंप्यूटर प्रोग्राम, डायाग्राम, वेबसाइट कंटेंट, बिजनेस लेटर, म्यूजिक या मीडिया फाइल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नोट। कॉपीराइट ओनर के 6 राइट्स होते हैं। कॉपी करना, पब्लिक को देना, रेंट या लेंड करना, पब्लिक में परफॉर्म या शो करना, ब्रॉडकास्ट करना और एडेप्टेशन बनाना। इंपॉर्टेंट, ये राइट्स दोनों पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड काम पर अप्लाई होते हैं। एक्ट्स जो कॉपीराइट के तहत अलाउड है। कुछ काम ऐसे हैं जो तुम कर सकते हो बिना कॉपीराइट ब्रीच के। फेयर डीलिंग जैसे एजुकेशन या रिव्यू, बैकअप कॉपीज बनाना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ट्रांसफर करना, डीकम्पाइलेशन फॉर कंपैटिबिलिटी, एरर करेक्शन, डेटाबेसेस का यूज। अगर कोई कॉपीराइट तोड़े तो क्या होगा? अगर कोई तुम्हारा काम चुरा ले तो तुम इंजंक्शन ले सकते हो, यानी उसे रोकने के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, उससे प्रॉफिट्स का हिस्सा ले सकते हो, कोर्ट के जरिए कॉपी की गई चीजें वापस ले सकते हो। अगर सामने वाला प्रूव कर दे कि उसे नहीं पता था कि कॉपीराइट है, तो कोर्ट शायद डैमेजेस ना दे, लेकिन उसे कॉपी करना फिर भी मना होगा। प्लेजरिज्म, चुपके से चोरी करना। प्लेजरिज्म का मतलब है किसी और का काम या आइडिया लेकर उसे अपना कहना बिना उसे क्रेडिट दिए। इसमें शामिल है किसी और का काम अपने नाम से सबमिट करना, बिना कोटेशन के किसी का आइडिया यूज करना, सोर्स का गलत जिक्र देना, सिर्फ वर्ड्स चेंज करना लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर या लॉजिक सेम रखना, प्रोग्रामिंग में सिर्फ वेरिएबल नेम्स बदलना, लॉजिक सेम रखना। गैट, दुनिया भर का प्रोटेक्शन। जब सॉफ्टवेयर पायरेसी बहुत बढ़ गई तो गैट बनाया गया, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड।
इस एग्रीमेंट का मकसद था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ग्लोबली प्रोटेक्ट किया जाए ताकि सॉफ्टवेयर चोरी सब मुल्कों में रोकी जा सके। कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया, अली प्रोग्रामर की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक छोटा प्रोग्रामर था जिसका नाम था अली। अली सॉफ्टवेयर बनाता था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि जब दो लोग या कंपनीज मिलकर काम करती हैं तो वो आपस में लिखकर अग्रीमेंट क्यों करती हैं। फिर उसे पता चला कि इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होती है दो या ज्यादा लोगों के दरमियान, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि क्या काम किया या नहीं किया जाएगा, किस तरह काम होगा, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, और कैसे ये अग्रीमेंट खत्म होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मकसद यानी पर्पस, दोनों पार्टीज के अग्रीमेंट को डॉक्यूमेंट करना, दोनों के एम्स लिखना, जब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो तो बीच में मसाइल आए तो उनका सल्यूशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना हो तो कैसे टर्मिनेट करना है और उसके नताइज क्या होंगे। MCQ पॉइंट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा अनफेयर या सख्त हो और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो तो कॉन्ट्रैक्ट लॉज का काम होता है कि उसे रूल्स के मुताबिक सॉल्व करे। एग्जाम्पल से समझो, अली ने सुना कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो परफेक्टली चल जाए, उसमें कभी डिस्प्यूट नहीं होता, जैसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों निभा रहे हैं तो झगड़ा नहीं, या एक शिप जो कार्गो ले जा रही हो, अगर सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो प्रॉब्लम नहीं होती। डिस्प्यूट से बचने का तरीका, अली ने समझा कि अगर फ्यूचर में मसले से बचना है तो हर चीज़ लिख कर करनी चाहिए, जैसे दोनों पार्टीज किस तरह काम करेंगी यानी टर्म्स, पेमेंट का तरीका, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का प्रोसेस यानी नोटिस, और सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट टिप, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्लियर, कंसाइज और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन होगा तो मसले होंगे जिसे सॉल्व करने में वक्त, पैसा और मेहनत लगती है। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, फिक्स्ड प्राइस। अली ने सोचा कि अगर वो किसी को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो उसे एक फिक्स्ड प्राइस पर डील करनी चाहिए। इसे कहते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जहां सप्लायर या प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाता है एक तयशुदा प्राइस पर। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज अक्सर स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करती हैं, जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस, अपेंडिसेस या एनेक्सेस। इंट्रोडक्टरी सेक्शन क्या करता है? ये बताता है कि ये अग्रीमेंट है दोनों पार्टीज के दरमियान, दोनों के नाम और एड्रेसेस लिखे होते हैं, डेट होती है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के साइन होते हैं। शुरुआत में कुछ डेफिनेशंस होती हैं, या तो अल्फ़ाबेटिकल या जिस ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्ट में यूज होती हैं, जैसे कंपनी, क्लाइंट, सॉफ्टवेयर। टर्म्स एंड कंडीशंस का किरदार, टर्म्स एंड कंडीशंस में ये सब लिखा होता है कि क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर, सर्विस, क्या डिलीवर करना है, ओनरशिप राइट्स किसके पास होंगे, पेमेंट का तरीका, अगर डिले या चेंज हो तो कैसे कैलकुलेट होगा, पेनल्टी क्लॉजेस, क्लाइंट की जिम्मेदारियां, काम करने के तरीके, प्रोग्रेस मीटिंग्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स का रोल, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, वारंटी और मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का तरीका। MCQ टिप, एनेक्सेस में हर जरूरी डॉक्यूमेंट इंक्लूड करना चाहिए, जैसे SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ताकि कोई सेल्समैन की बात को लेटर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना समझा जाए। और किस टाइप के सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? बाइजा 1, कॉन्ट्रैक्ट हायर, सप्लायर अपने एम्प्लॉयज देता है क्लाइंट को। ये लोग क्लाइंट की डायरेक्शन में काम करते हैं। सप्लायर की जिम्मेदारी होती है कि वो क्वालिफाइड लोग दें और अगर ज़रूरत हो तो रिप्लेस करें। पेमेंट होती है पर मैन डे। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में डिले पेमेंट्स या एक्सेप्टेंस टेस्ट जैसे इश्यूज नहीं होते। बाइजा 2, टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट हायर के बीच का मिक्स होता है। सप्लायर सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जैसे फिक्स्ड प्राइस में होता है, लेकिन पेमेंट होती है बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड। लेबर चार्ज वैसे ही होता है जैसे हायर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। सप्लायर फिक्स्ड प्राइस का प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन एक मैक्सिमम पेमेंट सेट कर दी जाती है। अगर उससे ज़्यादा हो तो प्रोजेक्ट रिव्यू किया जाता है। बाइजा 3, कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। कंसल्टेंट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट करते हैं
और फिर उसे बेहतर बनाने के लिए सजेशन देते हैं। इनका एंड प्रोडक्ट होता है एक रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट। ये प्रोजेक्ट्स फिक्स्ड प्राइस पर होते हैं, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट सिंपल होता है। तो अली को समझाया गया कि जब हम हैज़र्डस या डेंजरस सिस्टम्स का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम पर लीगल जिम्मेदारियां होती हैं, यानी लायबिलिटी होती है। इस टॉपिक में हम देखेंगे लीगल लायबिलिटी क्या होती है, कौन से तरीके हैं हैज़र्डस यानी डेंजरस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के, और किन फैक्टर्स को देखना ज़रूरी होता है जब कोई सेफ्टी सॉफ्टवेयर बनाया जाए। तो आजकल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स हर जगह मिलते हैं, जैसे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, रोबोट्स वगैरह, मेडिसिन में इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग और रेडियोथेरेपी, ट्रांसपोर्ट में रेलवे सिग्नलिंग, एयरक्राफ्ट्स और स्पेस शटल्स में भी होता है, और मिलिट्री और डिफेंस के डेंजरस टूल्स में भी होता है ये सब कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स। तो रेगुलेटरी इश्यूज यानी कैसे कंट्रोल करते हैं हैज़र्ड्स को। अली ने सीखा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं ये डेंजरस सिस्टम्स सेफ बनाने में। तो पहला है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का यूज़ एक पुराना और रिलायबल तरीका है हैज़र्डस कामों को रेगुलेट करने का। अगर सही स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएं तो प्रोडक्ट या सिस्टम ज़्यादा सेफ बन जाता है। दूसरा है सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग। सर्टिफिकेशन का मतलब है कि प्रोडक्ट या बंदा किसी स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है। लाइसेंसिंग का मतलब है जब तक लाइसेंस ना मिले प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जा सकता या डेवलपर काम नहीं कर सकता। और तीसरा है प्रोफेशनल कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशनल या ट्रेड एसोसिएशंस को चाहिए कि वो अपने मेंबर्स के लिए कोड्स ऑफ प्रैक्टिस बनाए, यानी हर बंदा प्रोफेशनल तरीके से काम करे। चौथा है रेगुलेशन बाय लॉ। लॉ भी रेगुलेट करता है, या तो डायरेक्टली या स्टैंडर्ड्स और लाइसेंसिंग के जरिए। अगर सेफ्टी फॉलो ना की गई तो लोगों को केस यानी लिटिगेशन का डर होता है, इसलिए वो रूल्स फॉलो करते हैं। आइए अब बात करते हैं लीगल लायबिलिटी की। जब सॉफ्टवेयर की गलती से किसी को नुकसान हो जाए तो सिस्टम डिजाइनर या मैन्युफैक्चरर लीगली जिम्मेदार हो सकता है। कुछ रेलेवेंट लॉज हैं, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, प्रोडक्ट लायबिलिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक ऐसा लॉ है जिसमें मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर या रिटेलर जिम्मेदार होते हैं अगर प्रोडक्ट किसी को नुकसान दे। चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हो कि जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार होगा अंडर सीपीए यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कॉमन लॉ ऑफ नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस क्या होती है? अगर सिस्टम डिजाइनर या मैन्युफैक्चरर ने प्रॉपर केयर नहीं ली डिजाइन या कंस्ट्रक्शन में और उसकी वजह से इंजरी हो गई तो ये नेग्लिजेंस कहलाता है। और कॉम्पिटेंस, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस क्या होता है? कॉम्पिटेंस का मतलब होता है नॉलेज और उसे सही जगह पर अप्लाई करने की एबिलिटी। अगर कोई बंदा सेफ्टी सॉफ्टवेयर बना रहा है तो उसका ट्रेनिंग, रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और सिस्टम सेफ्टी को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं? अली ने समझा कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो सिस्टम की सेफ्टी को डिटरमिन करते हैं। हैज़र्ड एनालिसिस यानी क्या चीज़ नुकसान दे सकती है। रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन यानी पहले से हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड हो। सिस्टम रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी यानी सिस्टम कितना डिपेंडेबल है। डिज़ाइन यानी सही तरीके से सोच समझकर डिज़ाइन करना। टेस्टिंग एंड डीबगिंग यानी बग्स निकालना और सही टेस्ट करना। सेफ्टी इंटेग्रिटी एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट यानी क्या रिस्क है और उसे कैसे हैंडल करें। डॉक्यूमेंटेशन यानी सब कुछ क्लियरली लिखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कैसे हैं बच्चों, आज हम सुनेंगे अली की एक और कहानी, लेकिन इस बार उसे सॉफ्टवेयर बनाना नहीं, कंप्यूटर मिसयूज और चोरियों से बचना है। अली ने टीवी पर देखा कि लोग हैकिंग, फ्रॉड और डेटा चोरी जैसे क्राइम्स करते हैं। इससे नेशनल सिक्योरिटी, बैंक्स और कंपनी सब खतरे में आ जाते हैं। तो चलो सुनते हैं कि कंप्यूटर मिसयूज और क्रिमिनल लॉ क्या होता है। इंट्रोडक्शन। डेंजर जोन ऑफ कंप्यूटर्स। टीवी और न्यूज़ फुल होती हैं उन स्टोरीज से जहां लोग मल्टी मिलियन फ्रॉड कर लेते हैं कंप्यूटर्स से। गवर्नमेंट डेटा, बैंक रिकॉर्ड्स और हत्ता की नेशनल सिक्योरिटी भी हैक हो जाती है। इसलिए कंप्यूटर मिसयूज को समझना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटिंग और क्रिमिनल एक्टिविटी का ताल्लुक। आजकल हर बिजनेस किसी न किसी कंप्यूटर सिस्टम से चलता है, चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर। लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ कंप्यूटर क्राइम्स भी बहुत बढ़ गए हैं।
और स्पेशली इंटरनेट ने नए सिक्योरिटी रिस्क्स पैदा किए हैं। कैटेगरीज ऑफ मिसयूज यानी टाइप्स ऑफ क्राइम्स। इंग्लिश क्रिमिनल लॉ के अंडर लॉ कमीशन ने कुछ कैटेगरीज डिफाइन की। कंप्यूटर फ्रॉड, अनऑथराइज्ड ऑब्टेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर हैकिंग, ईव्सड्रॉपिंग, अनऑथराइज्ड पर्सनल यूज, डिस्ट्रक्शन या ऑल्टरेशन ऑफ डेटा, अनऑथराइज्ड यूजर का एक्सेस डिनाई करना और अनऑथराइज्ड रिमूवल ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, ये सब एक्शंस कंप्यूटर मिसयूज के जरिए क्राइम बन जाते हैं। कंप्यूटर फ्रॉड यानी डिजिटल धोखेबाजी। लॉ कमीशन के मुताबिक कंप्यूटर फ्रॉड का मतलब है कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज करके किसी भी तरीके से धोखे से पैसा, प्रॉपर्टी या कोई और फायदा हासिल करना या किसी को नुकसान देना। फ्रॉड की 3 किस्में हैं। इनपुट फ्रॉड, जैसे गलत या झूठा डेटा डिलिबरेटली एंटर करना। आउटपुट फ्रॉड, सिस्टम का आउटपुट चुरा लेना या गलत यूज करना। प्रोग्राम फ्रॉड, सॉफ्टवेयर का कोड चेंज करके उसे फ्रॉड के लिए यूज करना। और अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी जब परमिशन ना हो। लॉ कमीशन ने दूसरी कैटेगरी बताई, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर। इसमें आता है कंप्यूटर हैकिंग, जब कोई बंदा बिना परमिशन के कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाए, जैसे किसी का ईमेल हैक करना, डेटा स्टील करना या सिस्टम को मैनिपुलेट करना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हैकिंग का मकसद चोरी या डैमेज होता है। और ईव्सड्रॉपिंग यानी चुपके सुनना या देखना, इसका लिटरल मतलब है कि चुपके सुनना या स्पाई करना, जैसे नेटवर्क ट्रैफिक सीक्रेटली मॉनिटर करना, किसी का मैसेज, कॉल या डेटा सीक्रेटली कैप्चर करना। और अनऑथराइज्ड पर्सनल यूज, ये तब होता है जब कोई ऑथराइज्ड यूजर जैसे एम्प्लॉई कंपनी के डेटा को पर्सनल फायदे के लिए यूज करे, जैसे किसी कंपनी के क्लाइंट लिस्ट को अपने नए बिजनेस के लिए यूज करना या ऑफिस का सॉफ्टवेयर या सिस्टम पर्सनल काम के लिए चलाना। तो ये था कंप्यूटर मिसयूज और क्रिमिनल लॉ के बारे में। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये सब एक्शंस क्यों क्रिमिनल एक्टिविटी कहे जाते हैं। अपने कंप्यूटर और इंटरनेट के यूज का सही इस्तेमाल करना। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम अली की एक नई स्टोरी सुनाएंगे। इस बार अली डेटा किंग बन गया है, लेकिन पावर के साथ आती है जिम्मेदारी। अली को अब डेटा को सही तरह स्टोर करना, प्रोसेस करना और प्रोटेक्ट करना सीखना है, वरना लोगों का प्राइवेसी और रेप्यूटेशन खतरे में पड़ सकता है। तो चलो सुनते हैं वीक 11 की कहानी, जहां हम समझेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, डेफेमेशन और उससे रिलेटेड मामलात क्या हैं। इंट्रोडक्शन। जब कंप्यूटर बन गया डेटा का बॉस, हम इनकार नहीं कर सकते कि कंप्यूटराइजेशन ने इंफॉर्मेशन की स्टोरेज, प्रोसेसिंग, रिटेंशन और रिलीज का तरीका बदल कर रख दिया है। अब डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, एक कीमती चीज बन गया है जो मार्केट में बाय और सेल भी हो सकती है, बिल्कुल किसी प्रोडक्ट की तरह। बिजनेसेस के लिए डेटा की वैल्यू और भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि डेटा आसानी से और सिक्योरली दुनिया भर में ट्रांसफर हो सकता है। डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी। डेटा प्रोटेक्शन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसे कैसे यूज और प्रोटेक्ट किया जाए। और अगर आप खुद एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपको अपनी कस्टमर्स, एम्प्लॉयज का डेटा प्रोटेक्ट करना होता है। प्राइवेसी का मतलब है हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी मालूमात को सीक्रेट रख सके, लॉ या कंपनी के रूल्स के जरिए। इंटरनेट का असर। पहले डेटा प्रोटेक्शन लॉस का चैलेंज ये था कि लार्ज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस जो इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को थ्रेट करते थे, उनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स जैसे इंटरनेट और वेब ने प्राइवेसी का मसला और इंटेंस बना दिया है। अब सवाल ये है, क्या पुराने डेटा प्रोटेक्शन लॉज इंटरनेट जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं? रोबोटिक्स फैक्टर्स जो डेटा रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ये सिंपल सवाल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज तरक्की कर रही है, ग्लोबल लेवल पे डेटा मूव हो रहा है और हर मुल्क का रेगुलेटरी अप्रोच अलग है। इस वजह से पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का काम बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सिस्टम्स एडवांस्ड हैं, तेज बदल रहे हैं और इन्हें पावरफुल गवर्नमेंट्स और कंपनीज यूज कर रही हैं।
कन्वर्जेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस। एक पॉजिटिव बात यह है कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स और नेशनल लॉज ने मिलकर कुछ कॉमन डेटा प्रोटेक्शन रूल्स बनाए हैं जो डेटा मैनेजमेंट को बेहतर बनाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स या फेयर यूज गाइडलाइंस। ये रूल्स कंट्रीज के दरमियान हार्मनी और कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं। डेफेमेशन और इज्जत की हिफाजत। अब एक और प्रॉब्लम, जब लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स पर दूसरों के बारे में गलत मालूमात फैलाते हैं। अब सवाल उठता है, अगर किसी के बारे में झूठी या जररदे स्टेटमेंट सर्कुलेट की गई हो तो वो क्या कर सकता है? डेफेमेशन। अगर आपके बारे में झूठ बोला गया हो या आपकी रेप्यूटेशन खराब की गई हो तो आप डेफेमेशन का केस कर सकते हो। ये केसेस कॉमन है न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स या किसी भी प्लेटफॉर्म के खिलाफ। हर कंट्री में कुछ ना कुछ रेमेडीज या हल होते हैं जो किसी शख्स की इज्जत या रेप्यूटेशन की हिफाजत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज की कहानी है अली की, जो एक दिन अपने कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहा था, लेकिन अचानक उसे समझ आया कि उसके सिस्टम में कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी हो रही है। क्या ये हैकिंग थी? तो चलो आज हम अली के साथ सीखते हैं कि हैकिंग क्या होती है, हैकर कौन होता है और कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं। ब्रेन इंट्रोडक्शन। हैकिंग क्या है? हैकिंग का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज तक बिना परमिशन के एक्सेस लेना या किसी सिस्टम को मॉडिफाई करना ऐसे तरीके से जो उसके क्रिएटर का पर्पस नहीं था। हैकर कौन होता है? हैकर वो शख्स होता है जो कंप्यूटर सिक्योरिटी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को चेंज करता है या उनका बाईपास करने की कोशिश करता है। वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं और उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज होता है। हैकिंग अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है। क्रिमिनल हैकर्स मैलवेयर या स्पाईवेयर बनाते हैं ताकि कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराया जा सके। एथिकल हैकर्स सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं ताकि सिस्टम सिक्योर रहे। टाइप्स ऑफ हैकिंग। वेबसाइट हैकिंग, नेट हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग, सॉफ्टवेयर हैकिंग, एथिकल हैकिंग, ईमेल हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग। वेबसाइट हैकिंग में हैकर वेबसाइट का कंट्रोल ले लेता है उसके ओनर से बिना इजाज़त के। नेट हैकिंग में ये होता है डोमेन की इन्फो कलेक्ट करना, आईपी एड्रेस यानी कि आपके कंप्यूटर का एड्रेस इंटरनेट पर, पोर्ट जहां से हैकर सिस्टम में घुस सकता है। पासवर्ड हैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग का मतलब है किसी कंप्यूटर सिस्टम का सीक्रेट पासवर्ड रिकवर करना। दो मेथड्स है, ब्रूट फोर्स यानी कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करना, डिक्शनरी बेस्ड पहले से तैयार पासवर्ड से गेस करना, कामयाब नहीं होता। सॉफ्टवेयर हैकिंग। इसमें हैकर सॉफ्टवेयर की लुक और फंक्शन को चेंज करता है, जैसे डेमो वर्जन को फुल वर्जन में बदलना। एथिकल हैकिंग। इसमें हैकर सिस्टम की कमजोरी ढूंढता है और उसे पैच करता है। लॉस पासवर्ड रिकवर करना, सिक्योरिटी टेस्ट करना, इसे व्हाइट हैट हैकिंग भी कहते हैं। ईमेल हैकिंग। बिना इजाज़त के किसी का ईमेल अकाउंट एक्सेस करना या उसकी ईमेल्स पढ़ना। कंप्यूटर हैकिंग। कंप्यूटर हैकिंग में फाइल्स को बिना परमिशन के देखना, डिलीट या चेंज करना। हैक हो जाए तो क्या करना चाहिए? सिस्टम बंद करो, नेटवर्क से अलग करो, बैकअप से सिस्टम रीस्टोर करो या नए प्रोग्राम्स इंस्टॉल करो, नेटवर्क से वापस कनेक्ट करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो। टूल्स ऑफ हैकिंग। स्कैनर्स सिक्योरिटी वीकनेस डिटेक्ट करते हैं। टेलनेट रिमोट सिस्टम से कनेक्ट करने का टूल है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट 21 का यूज। कंप्यूटर सिक्योरिटी एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है सही और गलत में फर्क करना। सिर्फ फीलिंग्स को फॉलो करना एथिक्स नहीं होता। एथिक्स रिलीजन से अलग है और लॉ फॉलो करना भी जरूरी है, लेकिन एथिक्स उससे ज्यादा गहरा कॉन्सेप्ट है। एथिकल हैकर्स ओनर की परमिशन से हैक करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं ताकि वीक पॉइंट्स मिल सकें। सिर्फ रिपोर्ट देते हैं, कोई डैमेज नहीं करते। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मॉडल्स। व्हाइट बॉक्स, टेस्टर को पूरी इन्फो मिलती है, आईटी स्टाफ से बात भी कर सकता है।
ब्लैक बॉक्स, टेस्टर को कुछ भी नहीं बताया जाता, सब कुछ खुद डिस्कवर करता है। ग्रे बॉक्स, टेस्टर को थोड़ी इन्फो दी जाती है, मिक्स ऑफ वाइट एंड ब्लैक। हैकर्स का कोड ऑफ कॉन्डक्ट, स्टीवन लेवी 1984 के मुताबिक हर शख्स को कंप्यूटर्स का एक्सेस मिलना चाहिए, हैंड्स ऑन का फायदा उठाओ, इन्फॉर्मेशन फ्री होनी चाहिए, अथॉरिटी पर शक करो, हैकिंग से आर्ट और ब्यूटी क्रिएट होती है, कंप्यूटर जिंदगी बदल सकते हैं। न्यू कोड ऑफ एथिक्स, स्टीवन मिज्रा 90s में, डू नो हार्म, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करो, लिमिट्स क्रॉस करो विद इन रीजन, ट्रेस ना छोड़ो, नॉलेज शेयर करो, सिक्योरिटी को टेस्ट करो। सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स, ईसी काउंसिल ने बनाया, 21 डोमेन्स कवर करता है। वेबसाइट www.eccouncil.org। रेड टीम बनाई जाती है जो पेनिट्रेशन टेस्ट्स करती है। आज हम वीक 13 और 14 दोनों कवर करेंगे क्योंकि दोनों टॉपिक्स छोटे हैं। वीक 13 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज अली को अपने स्कूल प्रोजेक्ट का डेटा किसी कंप्यूटर में सेव करना था, लेकिन उसे ये टेंशन थी कि अगर डेटा हैक हो गया या डिलीट हो गया तो क्या करेगा। फिर उसे टीचर ने समझाया, बेटा इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन से बचाना। ये चाहे डेटा इलेक्ट्रॉनिक हो या पेपर पर लिखा हो, दोनों प्रोटेक्ट करना जरूरी है। CIA प्रिंसिपल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 पिलर्स। अली ने सीखा कि इन्फोसेक के 3 बेसिक रूल्स होते हैं, जिसे कहते हैं CIA। कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा सिर्फ उन लोगों के पास हो जिनको हक हो। इंटेग्रिटी, डेटा करेक्ट और अनचेंज्ड रहे। अवेलेबिलिटी, जब जरूरत हो डेटा अवेलेबल हो। MCQ टिप, CIA का फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि किस डिपार्टमेंट ने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस लेवल पर क्या एक्सेस मिलेगा। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, इंफॉर्मेशन को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट क्लासिफिकेशंस, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशंस, पब्लिक, इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल। क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है कि किस इन्फो को कितना प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्विक समरी वीक 13। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करना। CIA प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। क्लासिफिकेशन, इन्फो को लेवल के मुताबिक डिवाइड करना। वीक 14, रिस्क मैनेजमेंट। अब चलते हैं वीक 14 की तरफ, जहां अली एक IT कंपनी में इंटर्नशिप करता है। मैनेजर ने उसे कहा, अली तुम्हारा टास्क है रिस्क मैनेजमेंट करना। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना और उनको रिड्यूस करना। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। जानना कि तुम्हारे पास क्या एसेट्स हैं, कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं, वो किस हद तक प्रोटेक्टेड हैं और कहाँ पे सिक्योरिटी गैप्स हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, पहचानो रिस्क। रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए 4 चीजें देखते हैं। एसेट्स, क्या चीजें प्रोटेक्ट करनी है। थ्रेट्स, नेचुरल, अर्थक्वेक, मैन मेड, हैकिंग। वल्नरेबिलिटीज, सिस्टम की कमजोरियां। कंट्रोल्स, कौन से सेफगार्ड्स हैं। रिस्क असेसमेंट, नुकसान का अंदाजा। इस स्टेज में हम देखते हैं कि अगर कोई रिस्क पूरा हो गया तो कितना नुकसान होगा। करंट कंट्रोल्स कितना रिस्क मिटिगेट कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी को भी कंसिडर किया जाता है। फिर होती है रिस्क डिटर्मिनेशन, यानी रिजल्ट निकालना। देखते हैं क्या रिस्क लाइकली है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। रिस्क कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, रिस्क से कैसे बचें। हर रिस्क के लिए कुछ कंट्रोल ऑप्शंस बनाए जाते हैं। 3 मेन कैटेगरीज, पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस।
प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग या मॉनिटरिंग सिस्टम्स, टेक्निकल कंट्रोल्स, फायरवॉल्स, एंटीवायरस, एन्क्रिप्शन वगैरह। आज हम सीखेंगे वीक 15 सोशल नेटवर्किंग करें और एथिक्स। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज की कहानी में अली और उसका दोस्त ज़यान फेसबुक पर नए नए दोस्त बना रहे थे। ज़यान ने बोला, अली देखो, मेरी प्रोफाइल पर 1000 से ज्यादा लोग हैं। अली बोला, लेकिन क्या ये सब लोग तुम्हारे दोस्त हैं? तो चलो देखते हैं सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, इसके फायदे, नुकसान और कैसे अपनी सेफ्टी मेंटेन करनी है। सोशल नेटवर्क क्या होता है? जब कंप्यूटर नेटवर्क लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करता है तो उसे सोशल नेटवर्क कहते हैं। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क मशीन्स को कनेक्ट करता है वायर से, वैसे ही सोशल नेटवर्क लोगों को कनेक्ट करता है रिलेशनशिप से, जैसे दोस्ती, काम का रिश्ता और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग टूल्स। अली ने काफ़ी चीज़ें सीखी जो सोशल नेटवर्किंग में यूज़ होती हैं। फेसबुक और माईस्पेस फ्री एक्सेस सोशल वेबसाइट्स। ट्विटर, माइक्रोब्लॉग सिर्फ 140 कैरेक्टर्स तक। ब्लॉग, ऑनलाइन जर्नल जहां लोग अपनी बात शेयर करते हैं। यूट्यूब या फ्लिकर, वीडियो और फोटो शेयरिंग साइट्स। पॉडकास्ट, ऐसे ऑडियो शोज जो डाउनलोड किए जा सकते हैं। द गुड, द बैड एंड द अगली। सोशल मीडिया का यूज अच्छी चीजों के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं। एक केस में किसी ने एक लड़की का फेसबुक अकाउंट का नाम और फोटो कॉपी किया और उसके दोस्तों से इमरजेंसी पैसा मांगना शुरू कर दिया। अपनी हिफाजत कैसे करें? अली ने सीखा कि सोशल मीडिया पर सेफ रहने के लिए कुछ ज़रूरी बातें याद रखनी चाहिए। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखो। अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, फुल बर्थ डेट, शेड्यूल या फाइनेंशियल इन्फो कभी पोस्ट न करो। सिक्योरिटी क्वेश्चंस की आंसर्स रिवील न करो, जैसे फेवरेट पेट, मदर्स मेडन नेम। अननोन लिंक्स पर क्लिक न करो। अपने साइट में अननेसेसरी एक्स्ट्रास इंस्टॉल न करो। अननोन फ्रेंड से बच के रहो। हर किसी को फ्रेंड लिस्ट में ऐड मत करो। गूगल करो अपना नाम, देख लो क्या पब्लिक में आ रहा है। ब्लाइंडली कनेक्ट मत करो, हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। गट फीलिंग ट्रस्ट करो, अगर शक हो तो डिलीट करो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो। सोशल मीडिया और ईमेल का पासवर्ड अलग रखो। प्राइवेसी सेटिंग्स इवैल्यूएट करो, सिर्फ दोस्तों को ही प्रोफाइल दिखाएं। स्केप्टिकल रहो, हर चीज पर भरोसा मत करो। एमसीक्यू टिप। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पब्लिक रिसोर्स होती हैं, जैसे साइबर स्पेस का बिलबोर्ड, इसीलिए सोच समझ के पोस्ट करो। अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें? एक पुरानी लाइन थी, इट्स 10 PM, डू यू नो वेयर योर चिल्ड्रन आर? अब मॉडर्न वर्जन है, एंड हु दे आर टॉकिंग टू ऑनलाइन। पेरेंट्स को चाहिए जाने कि बच्चे किससे ऑनलाइन बात कर रहे हैं। एज लिमिट्स का ख्याल रखें। फेसबुक और माईस्पेस 13 साल और उससे ज्यादा। ट्विटर सबके लिए ओपन है। वीक 16 इंटरनेट और उसके मॉरल, सोशल और एथिकल इश्यूज। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज अली ने स्कूल के लिए इंटरनेट से रिसर्च करनी थी। उसने एक वेबसाइट पर कुछ लिखा देखा और सोचा, वाह, ये तो सही इन्फो लग रही है। लेकिन टीचर ने कहा कि अली, हर चीज पर इंटरनेट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चलो आज हम अली के साथ सीखते हैं कि इंटरनेट के क्या-क्या मसाइल हैं, मॉरल, सोशल और एथिकल, विदाउट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाइक रिलीजन। इंट्रोडक्शन। इंटरनेट ने क्या-क्या मसाइल पैदा किए हैं? जब लोग और कंपनीज इंटरनेट का यूज करते हैं तो कई इश्यूज सामने आते हैं। गलत इन्फो वाली वेबसाइट्स बन जाती हैं। लोग समझते हैं वो सही है और उस पर एक्शन भी ले लेते हैं। बुलिंग होने लगती है वाया ईमेल, SMS और चैट। कुछ वेबसाइट्स पर इल्लिसिट मटेरियल होता है, यानी कि हराम या गलत। लोग ईमेल से बुरा न्यूज़ देते हैं, जबकि फेस टू फेस कहना बेहतर होता। इंटरनेट पर र्यूमर्स यानी कि अफवाहें फैलाई जाती हैं। मॉरल इश्यूज, सही गलत का सवाल। अली ने सीखा कि मॉरल इश्यूज में आता है प्लेजरिज्म,
दूसरे का काम चुरा के अपना कहना, स्पैम मैसेजेस भेजना, लोगों का टाइम वेस्ट होता है। कंपनीज का अपने स्टाफ के इंटरनेट यूज को मॉनिटर करना, किसी और की वाईफाई बिना इजाजत के यूज करना, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से लोगों को मिसलीड करना। मॉरल इंप ध्यान से सुनो, हिडन ईस्टर एग है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। एथिकल इश्यूज, हलाल हराम की सोच। इंटरनेट पर काफी इलीगल या ऑफेंसिव कंटेंट होता है। हराम मटेरियल, झूठ, फ्रॉड, प्राइवेसी का वॉयलेशन, गैम्बलिंग एडिक्शन का चांस होता है, कंप्यूटर गेम्स एडिक्शन और ओबेसिटी यानी कि मोटापा, क्योंकि लोग कंप्यूटर से चिपक जाते हैं। सोशल इश्यूज, सामाजिक असरात। अली ने देखा कि कुछ बड़ी सोशल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। रिच और पुअर कंट्रीज के दरमियान गैप बढ़ गया, कॉल सेंटर्स फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो गए, ई कॉमर्स की वजह से दुकानें बंद हो रही हैं, कुछ कंट्रीज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउ नहीं करती,